Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing 4 major articles. पहले आर्टिकल में हम H1B वीज़ा के बारे में बात करेंगे, देन समुद्र से समृद्धि के बारे में बात करेंगे, देन इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट में दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, लेट्स से एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट को एक इंजीनियर चाहिए बट दे डोंट वांट टू पे हाई अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। तो ये क्या करते हैं, ये इंडिया से हायर करते हैं एक पर्सन को थोड़े रिलेटिवली लो रेट पे एंड 3 से 5,000 डॉलर यहाँ पर पे करते हैं एंड जिससे इस पर्सन को मिलता है H1B वीज़ा। यानी ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जहाँ पर आप वहाँ पर ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, आप आइए काम कीजिए और बाद में जब आपका वीज़ा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, इनिशियली जैसे 3 साल का होता है, फर्दर एक्सटेंड आप 6 साल तक कर सकते हो इसे, तो उसके बाद ये पर्सन वापस अपने देश चला जाएगा। फर्दर भी अगर इसे कंटिन्यू करना हो तो वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट यूजुअली कंपनी इस तरह से लोगों को हायर करती है ताकि उनकी कॉस्ट यहाँ पे बच सके। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मेगा दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस पॉलिसी को पुश करते हुए यहाँ पर ये कहा कि भाई अब अगर कोई H1B वीज़ा को स्पॉन्सर करता है किसी पर्सन के, तो उसके लिए उसे $1 लाख को पे करना होगा। रफली अगर इंडियन अमाउंट बात करें तो 90 लाख रुपए। अब कहते हैं इंडिया की एवरेज सैलरी इसकी 60% अगर हम बात करें H1B वीज़ा जो इंडियन इसके कार्ड होल्डर्स हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि 60% लोगों की सैलरी इससे भी कम है। तो कोई भी कंपनी के लिए ये वाइबल नहीं होगा कि वो किसी भी पर्सन के लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करे, जिससे ये डिस्करेज होंगी कंपनीज एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज होगा। अब देखने में अमेरिका के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा अमेरिका की सिलिकॉन वैली टोटली डिपेंडेंट है इंडियंस के ऊपर। अगर इंडिया यहाँ से जाता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में यूएस की जो मोनोपोली है, खासकर ये जो आपको देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी के स्फेयर में, उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचेगा। चाहे आप एआई की बात करो, सॉफ्टवेयर्स की बात करो, साइबर सिक्योरिटी की बात करो, इन सब पे इम्पेक्ट रहेगा। मोर ओवर कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिससे कस्टमर के ऊपर बर्डन आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, इससे डिस्करेज होंगी कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करेंगी, जिससे इंडिया के रेमिटेंसेस के ऊपर असर पड़ेगा। मोर ओवर इससे आईटी सेक्टर में शॉर्टेज रहेगी वर्कफोर्स की ऑन साइट पे एंड इससे कंपनीज के वर्क के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल सकता है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आने वाले समय में आपकी जॉब मार्केट जो डोमेस्टिक पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, उसके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट और पड़ सकता है। बट अच्छी खबर ये, जब ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन से लोग वापस आएंगे और कुछ सर्टेन हाई स्किल्स के साथ आएंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से हो जाए। बट एक चांसेस ये भी हैं कि ये अदर कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेट कर जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएस रिलेशन के लिए कैसा है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा तो नहीं है। इससे ट्रस्ट और ज़्यादा इरोड होगा, खासकर जो पीपल टू पीपल डायस्पोरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। 48 लाख इंडियंस जो यूएस में रहते हैं, उनको एक सेंस ऑफ एलिनेशन आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यूएस इसको यूज़ कर रहा है एक बार्गेनिंग टूल के लिए कि भाई इंडिया की मार्केट का एक्सेस उन्हें बेटर मिल सके। बट यहाँ पे ये प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूएस ने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट्स में एक बात कही थी कि हम इंडिया को वहाँ पे हर्ट करेंगे जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हो। तो पहले टेक्सटाइल सेक्टर, अब इमिग्रेंट्स, देन व्हाट नॉट, आगे क्या होगा देखने वाली बात रहेगी। बट कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, इससे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में हमारे और यूएस के कोलैबोरेशन के ऊपर एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भावनगर गुजरात के अंदर एक फाउंडेशन स्टोन रखा, किसका, समुद्र से समृद्धि योजना के इवेंट के टाइम पे।
अब इसमें क्या है, देखो हम आने वाले समय में सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लगभग हर साल हम $75 बिलियन पे करते हैं फॉरेन शिपिंग फर्म्स को, एंड कहीं ना कहीं ये हमारे बजट डेफिसिट का एक मेजर पार्ट है। तो कहते हैं कि हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री को। इससे आप ये मान के चलो कि मल्टीपल जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगी, एंड इससे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप इंडिया में क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम शिप बिल्डिंग को पुश करना चाहते हैं, जिसमें 70,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोन आसानी से मिले, इंटरेस्ट रेट कम हो, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस करेंगे एंड डिज़ाइन इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इवन हम फोकस करेंगे क्रूज टर्मिनल्स को बिल्ड कर सके, जैसे मुंबई में हमने बिल्ड करने की बात की है, अभी इसका इनाग्रेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि क्रूज इंडस्ट्री यानी टूरिज्म सेक्टर को भी हम बूस्ट करने के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग अभी एम्प्लॉयड हैं, हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा इंक्रीज हो। तो अभी सी फेयर जिसमें हम 3rd रैंक पे आते हैं, वी वांट कि भाई इसमें हम 1st रैंक के ऊपर आ जाए। अभी टॉप 3 सप्लायर्स हैं हम सी फेयर के, आने वाले समय में हम और ज़्यादा इसे इंक्रीज करना चाहते हैं। ग्लोबल ट्रेड गोल भी है हमारा, जहाँ पर अभी हम 10% रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे ट्रिपल करना चाहते हैं, यानी 30% करना चाहते हैं बाय 2047। इवन हम अपनी हेरिटेज जैसे लोथल और अलंग, इसके थ्रू लोगों को शोकेस करना चाहते हैं इंडिया की जो शिपिंग हिस्ट्री है उसको। तो यहाँ पे आप मान के चलें कि इसके पास अगर हम बात करें कि समुद्र से समृद्धि योजना यानी प्रॉस्पेरिटी थ्रू ओशन, यहाँ पर 11,000 किलोमीटर का हमारे पास कोस्ट लाइन है, और इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड कहीं ना कहीं इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट्स के ऊपर फोकस है, शिप बिल्डिंग के ऊपर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे, जहाँ पर 1 नेशन 1 डॉक्यूमेंट 1 पोर्ट प्रोसेस, क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम हेरिटेज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में पढ़नी थी। आइए बात करते हैं तीसरे आर्टिकल की। अब ये जो आर्टिकल है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखना है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये नाम याद रखना, इसने अभी स्टार्ट किया है इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन स्केल। अब इस स्केल में आपकी कुछ नंबरिंग दे रखी है, जैसे इसे कहा गया पब्लिक इक्विवेलेंट। जैसे एक पब्लिक इक्विवेलेंट क्या होगा, जब आपका पीयर ग्रुप ने रिसर्च पेपर रिव्यू किया। 10 पब्लिक इक्विवेलेंट क्या होंगे, जब ऑफिशियल पॉलिसी गाइडलाइंस आपकी रिसर्च के ऊपर आती है। ग्रांट को 5 पब्लिक इक्विवेलेंट मिले, मतलब पेटेंट के ग्रांट को। देन 20 मिले हैं कमर्शियल डिवाइस जो लार्ज स्केल पे अडाप्ट किया जा सके। तो इस तरह से हम एक क्वांटिफाइबल रिसर्च इम्पैक्ट को तैयार करना चाहते हैं, जिससे हम ये समझे कि किस तरह से हमारी रिसर्च चल रही है, खासकर मेडिसिनल के फील्ड में, बायोमेडिकल, पब्लिक हेल्थ एंड उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क आएगा, तो कॉमन रेफरेंस क्रिएट कर पाओगे, जिससे आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल रिसर्च को बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलिसी, पेटेंट, टेक्नोलॉजी को, तो सिर्फ आप एकेडमिक पब्लिकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं रिसर्च कल्चर इंडिया में और ज़्यादा इंकरेज होगा। इससे फंडिंग आपकी जो आएगी वो डायरेक्टली आउटपुट से रिलेट होगी, तो जिससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। आप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर पाओगे, जहाँ पर अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट, ट्रांसलेशंस एंड कम्युनिटी इंटरवेंशंस, इन सब के ऊपर आपका फोकस रहेगा। बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, आपने रिसर्च को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। थोरेटिक और कॉन्सेप्चुअल पेपर्स के बीच में आप कहीं ना कहीं डिफरेंस को इग्नोर कर गए हो। आपने ज़्यादा वैल्यू दे दी है यहाँ पर कमर्शियल एंड पेटेंट्स, इन सब चीज़ों को, कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च को आपने इग्नोर किया। आप रिस्क कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक गुड का, कहीं ना कहीं आप रिसर्च मार्केट ड्रिवन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में जो पब्लिक वेलफेयर हमारा फोकस होना चाहिए, आप उसको इग्नोर कर देंगे। कुछ एथिकल कंसर्न भी रहेंगे, फिर आप ये कह सकते हैं इवेल्युएशन को लेके। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जिसमें दादा साहिब फाल्के अवार्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मलयालम फिल्म के एक्टर जिन्होंने नियरली 400+ मूवीज की है, मोहनलाल जी, इनको 71st नेशनल फिल्म
अवार्ड सेरेमनी में 23 सितंबर को दिया जा रहा है क्या, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड 1969 में इंस्टीट्यूट किया गया था गोविंद फाल्के जी के नाम पे, जो कि इंडियन सिनेमा के फादर रहे हैं। अब इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये अवार्ड गवर्नमेंट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है एंड कहीं ना कहीं इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप इंडियन सिनेमा की किसी पर्सन ने प्रमोट की है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हो। तो इसमें एक गोल्डन लोटस, एक शॉल और कैश प्राइज 10 लाख का आपको दिया जाता है। अब देखो, वैसे अगर हम बात करें सिनेमा की इंपॉर्टेंस की, मेरे को नहीं लगता कि ये पॉइंट आपको पढ़ने चाहिए, बट स्टिल बता रहा हूँ कि इंडिया हर साल 2000 के करीब फिल्म्स को प्रोड्यूस करता है 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसमें बॉलीवुड 90+ कंट्रीज में आपका फेमस है। अब इंडिया सिनेमा ये कल्चर का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, जैसे जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, कास्ट, इन सबको ये प्रमोट करता है। कहीं ना कहीं जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा सैनिटेशन के बारे में थी, आर्टिकल 15 सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थी, कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियरल चेंज को भी प्रमोट करता है, जैसे पैडमैन मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को कहीं ना कहीं इसने बूस्ट किया, चक दे इंडिया जिसने स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया। एंड मोर ओवर आप ये मान के चलो कि इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये 80 लाख लोगों को आप ये कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एंड इसमें एनुअली आप एक्सपोर्ट करते हो $50+ मिलियन का। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको इसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, बट दिस पेज इज़ रियली नॉट नेसेसरी। अगर ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आज तक यूपीएससी ना प्रीलिम्स में ना मेंस में इसके बारे में पूछा है। बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसे एज एन एग्जांपल यूज़ कर पाओगे, जैसे बिहेवियरल चेंज के बारे में आपको बताना हो या आपको बताना हो कि कैसे जेंडर इश्यूज़ को सेंसिटाइज किया जाता है, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।